नमस्कार दोस्तों। आज के परिवेश में हॉस्पिटल में हो रही ऑक्सीजन की कमी का क्या कोई विकल्प हमारे घर पर है या कोई ऐसी दवाई है जो इस महामारी में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों को रोक सके? तो आइए जानते हैं। भारत में घातक हुई कोरोना की दूसरी लहर के पीछे कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट इंडियन वेरिएंट B.1.617 जिम्मेदार बताया जा रहा है। मार्च के अंत में भारत के नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल ने एक नए वेरिएंट डबल म्यूटेंट की जानकारी दी थी। इस वेरिएंट को साइंटिफिक तौर पर B.1.617 नाम दिया गया है, जिसमें दो तरह के म्यूटेंट हैं, E484Q और L452R। ये वायरस का वो रूप है जिसके जीनोम में 2 बार बदलाव हो चुका है। वायरस खुद को लंबे समय तक प्रभावी रखने के लिए लगातार अपनी जेनेटिक संरचना में बदलाव लाते रहते हैं ताकि उन्हें खत्म ना किया जा सके। 2 तरह के वायरस म्यूटेशन के कारण ही ये स्थिति खतरनाक होती जा रही है। डबल म्यूटेशन में कोरोना वायरस से जुड़े 2 अलग अलग तरह के स्पाइक प्रोटीन मार्कर मौजूद होते हैं। स्पाइक प्रोटीन की मदद से वायरस इंसान के सेल से चिपक जाता है और उसके बाद उसके अंगों पर अटैक करता है। इस स्ट्रेन का वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बदल देता है, जिससे कि वो सेल के साथ अटैच होकर कई गुना तेज़ी से अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है। और जब ये वायरस रिप्रोड्यूस करता है तो वो परफेक्ट नहीं होता है, वही म्यूटेशन होता है। और वही म्यूटेशन जब हम पर अटैक करता है तो उसे वेरिएंट कहते हैं। पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में अधिक लोगों के संक्रमित होने का सबसे बड़ा कारण कोरोना संक्रमित पाए गए लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाना है, क्योंकि संक्रमण चारों तरफ फैल चुका है। इसके साथ कोरोना की दूसरी लहर के लिए हमारी खुद की लापरवाही जिम्मेदार है। मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नहीं पालन करने से अब इस कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है। वायरल बैक्टीरियल निमोनिया, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है शरीर में। अगर आपको भी निम्न लक्षण दिखाई दे तो आपको तुरंत सावधान होने की ज़रूरत है, जैसे खांसी, छाती में जकड़न, घरघराहट, होंठ, जीभ, नाखूनों का कलर ब्लू होने लगे और नॉर्मल कलर से कुछ अलग से दिखाई देने लगे, तो सावधान हो जाए कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसीलिए इस स्थिति को हाइपोक्सिया कहते हैं। आज चारों तरफ हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी का माहौल है। ऐसे में मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सबसे पहले पहचानें कि क्या वाकई में आपको हॉस्पिटल जाकर ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत है। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत तभी है जब हमारा ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे जाकर, या कह सकते हैं 90 तक हो गया हो या 90 के नीचे आ गया हो। लेकिन यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 93 से ऊपर और 96 से नीचे है तो कोई दूसरी परेशानी नहीं है, तो कुछ उपाय आप घर पर ही कर सकते हैं और इस भयावह स्थिति से आप अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। यदि आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो आप ये लेवल को पहचान सकते हैं, किंतु यदि आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो भी आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल पर टाइमर चालू करके उसे 35 सेकंड तक फिक्स कर लें और लंबी सांस लेकर 35 सेकंड तक सांस को अपने फेफड़ों में रोकें। 35 सेकंड के बाद सांस को बाहर निकाल दें। यदि आप ये सब बिना तकलीफ़ के कर लेते हैं तो इसका मतलब आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है। फिर आपको आपके घर के आसपास जो भी गार्डन है या फिर जहाँ वृक्ष हों, वहाँ जाकर आप रोज़ाना गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपका फेफड़ों का ऑक्सीजन लेवल हमेशा अच्छा बना रहे। लेकिन यदि आपको लगता है कि 35 सेकंड के अंदर आपको परेशानी हो रही है तो कुछ दिनों के लिए आप पेट के बल लेटने का अभ्यास करें, जिससे कि आपके लंग्स पर भार कम पड़े और फेफड़ों को आसानी से सांस बाहर लेने अंदर लेने की प्रक्रिया में आसानी होती है। इन सब के अलावा मानसिक तनाव को कम करने के लिए और अपने फेफड़ों की व्यायाम के लिए रोज़ाना हो सके तो दिन में 1 बार शंखनाद करने की प्रैक्टिस करें, जिससे आपके फेफड़ों की एक्सरसाइज हो सके। शंख बजाने के भी अपने वैज्ञानिक प्रभाव है। यदि हम साइंटिफिक एंगल से देखें
तो शंख बजाने का सबसे असरदारी प्रभाव ये है कि ये व्यक्ति के फेफड़े को शक्तिशाली बनाता है। शंख बजाने में फेफड़ों की पूरी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। इससे फेफड़ों का व्यायाम होता है, जिसके कारण व्यक्ति कभी भी सांस की बीमारी जैसे दमा या अस्थमा का शिकार नहीं बनता है। दूसरा कि गंधक या कहना चाहिए सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा मानसिक तनाव को कम करने के लिए अच्छे संगीत या अच्छे गाने को सुने। ये सब प्रयोग जिनका ऑक्सीजन लेवल 94 के ऊपर हो या जो होम आइसोलेशन में हो उन्हीं के लिए है, ताकि वो भविष्य में किसी तरह की भयावह स्थिति का सामना न करें। लेकिन जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे है उसके लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ और कुछ केमिकल जो इस स्थिति में आपकी मदद कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा से मेडिकल जर्नल्स और मीडिया का ध्यान एक पूरक चिकित्सा के लोकप्रिय रूप में होती आई है। दो प्रमुख दवाइयाँ जिनका कि इस्तेमाल ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में किया जाता है या कर सकते हैं, जो अस्थमा के लक्षणों से राहत देता है, छाती में जमाव से भी राहत देता है, ब्लड में ऑक्सीजन को बढ़ाता है और कार्बोनिक एसिड को ख़त्म करने में मदद करता है। इनको हम पानी के साथ पीकर और नेबुलाइज करके शरीर में ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इनके लाभ। पहली दवाई एस्पिडोस्पर्मा क्यूब्रोचो, इसका मदर टिंचर। इट इज़ ए होम्योपैथिक रेमेडी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इशू रिलेटिंग टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका उपयोग श्वसन प्रणाली या रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। अस्थमा और इन्फ्लुएंजा से पीड़ित लोगों के लिए ये अत्यधिक फायदेमंद है। ये छाती में जमाव से राहत दिलाने में मदद करता है और लगातार खांसी को रोकता है, सांस को बढ़ावा देने में मदद करता है। इट हेल्प टू रिमूव टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द ब्लड बाय स्टिमुलेटिंग रेस्पिरेटरी सेंटर्स, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। दूसरी दवाई जो एसिटकोलिन और हिस्टामिन एरोसोल इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म में काम आती है, ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर। इस मदर टिंचर के इस्तेमाल से एक्टिव और पैसिव एनाफाइलैक्सिस, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन मेसेंट्रिक मास्ट सेल, डीग्रेनुलेशन, सीरम एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ई लेवल एंड eosinophil cell count was observed in ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर इनहेलेशन। यदि हम इन दोनों मदर टिंचर्स को नेबुलाइजेशन फॉर्म में, चूँकि नेबुलाइजेशन में बहुत छोटी मात्रा रहती है, इसकी जगह पर हम ऑक्सीजन सिलेंडर में इस्तेमाल होने वाला ह्यूमिडिफायर बॉटल को लेकर उसके एक सिरे में मास्क और ट्यूब को अटैच कर दें और दूसरे सिरे से एक दूसरी ट्यूब को नेबुलाइजर मशीन के साथ अटैच कर दें, तो हमारे पास अमाउंट बड़ा हो जाता है। उस अमाउंट में हम नॉर्मल सैलाइन के साथ इन दोनों मदर टिंचर की 10-10 बूंदों को मिलाकर डाल दें, तो हमें लगातार लंबे समय तक इन दोनों मेडिसिन्स का नेबुलाइजेशन करने में मदद मिलेगी, जो कि शरीर में ऑक्सीडेशन लेवल को बढ़ाती जाती हैं और बीच में रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करने के बाद मरीज में स्वयं में ऑक्सीजन या फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ती जाती है। कुछ समय के बाद ये रोक दें, फिर पुनः ये प्रक्रिया चालू रखें। साथ ही साथ इन दोनों मेडिसिनों की 10-10 बूंदों को आधे कप पानी के साथ दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक गैर संगत केमिकल जिसका कि आजकल बहुत प्रयोग हो रहा है और जिसे यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका ने भी बोला है कि मेथिलीन ब्लू में हैव अ रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए आइए देखते हैं इंदौर के सुप्रसिद्ध एनेस्थेटिक डॉक्टर सुनील गर्गे का काफ़ी वायरल हो रहा ये वीडियो की झलक। अगर 1 ग्राम मिथिलीन ब्लू आप 1 लीटर पानी में घोलते हो, इस कलर का हो जाता है। दिस इज द कलर। आपको क्या करना है, केवल 1.5 सीसी ये मिथिलीन ब्लू सिरिंज के अंदर मैंने भरा है 1.5 सीसी।
इस मिथिलीन ब्लू को जबान के नीचे डालना है। अगर इस 1.5 ml को अपन किसी चम्मच के अंदर निकालते हैं तो इस चम्मच के अंदर वो इस प्रकार से, एक चाय के चम्मच के अंदर वो इस प्रकार से आपको दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। इस चम्मच को ऐसा लेके, क्योंकि अभी बताया 1.5 cc इस प्रकार से केवल सुबह शाम आपको जबान के नीचे लेना। तो उम्मीद है कि इस मैथ हीमोग्लोबिन के इस्तेमाल का तरीका और दोनों मदर टिंचर के इस्तेमाल का तरीका आपको बहुत हद तक मदद कर सकता है। कि स्नेह का धागा और संवाद की सुई, स्नेह का धागा और संवाद की सुई उधड़ते रिश्तों की तुरपाई कर देती है। सभी का मनोबल बनाए रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और विनती है घर पर ही रहें। धन्यवाद।